वेलकम टू ब्रेन रूट्स IAS। आज हम स्टडी करेंगे द रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। तो किसी भी देश की पावर या शक्ति को आखिर मापा कैसे जाता है? क्या उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ से या उसकी इकोनॉमी के साइज से? आज हम एक ऐसे नए ग्लोबल इंडेक्स की बात करने वाले हैं जो इन सारी पुरानी डेफिनेशंस को चैलेंज करता है और दुनिया के सो कॉल्ड पावरफुल देशों की एक बिल्कुल नई तस्वीर सामने रखता है। तो चलिए सीधे इस इंडेक्स के सबसे कह सकते हैं सरप्राइजिंग रिजल्ट्स पर आते हैं। जरा देखिए, सिंगापुर है नंबर 1 पर और वहीं दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज USA और चाइना 66 और 68 पोजीशन पर हैं। ये रैंकिंग हमारी जो ट्रेडिशनल सोच है ना, उसको बिल्कुल उलट पुलट कर देती है। और बस यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है, क्या हो अगर दुनिया के सबसे पावरफुल नेशंस आखिरकार सबसे रिस्पॉन्सिबल ना हो? ये सवाल इस पूरे एनालिसिस का एक कोर आइडिया है जो हमें पावर को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने पर मजबूर करता है। तो सवाल ये है कि हमें नेशनल सक्सेस को मेजर करने के लिए एक नए तरीके की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो करंट पैमाने हैं, जो फ्लॉड यार्डस्टिक्स हैं, वो अब दुनिया की असलियत को ठीक से नहीं नाप पा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP की। देखिए, सालों से इसे ही नेशनल सक्सेस का सबसे बड़ा इंडिकेटर माना जाता रहा है, लेकिन इसमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। यह सिर्फ इकोनॉमिक प्रोडक्शन को देखता है। यह इनइक्वालिटी यानी असमानता, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन और ग्रोथ की जो असली कीमत है, इन सभी इंपॉर्टेंट चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। दूसरा पैमाना है हार्ड पावर इंडिसेस। ये किस चीज पर फोकस करते हैं? सिर्फ मिलिट्री पावर पर, टैंक्स, मिसाइल्स, मिलिट्री स्ट्रेंथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे इंडिसेस पीस प्रमोट नहीं करते, बल्कि देशों के बीच एक आर्म्स रेस यानी हथियारों की होड़ को बढ़ावा देते हैं और इससे दुनिया और ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। और कई मौजूदा इंडिसेस, जिनको वेस्टर्न नॉर्मेटिव इंडिसेस कहा जाता है, उनकी ग्लोबल साउथ के देशों ने काफी क्रिटिसिज्म की है। उनका कहना है कि इनकी जो मेथोडोलॉजीज हैं वो ओपेक है, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं है। इनमें कल्चरल और डेवलपमेंटल बायस है और ये कलेक्टिव वेलफेयर यानी सामूहिक कल्याण के ऊपर इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए एक नए पर्सपेक्टिव की जरूरत थी और बस यहीं पर एंट्री होती है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स की, जिसे हम RNI कहते हैं। यह पावर की डेफिनेशन को ही बदलने की एक कोशिश है। RNI का जो कोर फिलॉसफी है वो बहुत ही क्लियर है। इसके हिसाब से किसी भी देश की असली स्ट्रेंथ इस बात से पता चलती है कि वो अपने लोगों, इस प्लैनेट और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रति कितनी जिम्मेदारी से काम करता है। तो फोकस पावर से हटकर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आ जाता है। अच्छा, तो सवाल उठता है कि ये इंडेक्स बनता कैसे है? इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी डिटेल्ड है। ये 58 स्पेसिफिक इंडिकेटर से शुरू होता है, जैसे एजुकेशन लेवल या कार्बन एमिशंस। फिर इन इंडिकेटर्स को 13 सब थीम्स में ग्रुप किया जाता है। फिर ये 7 मेन थीम्स बनाते हैं और आखिर में ये सब मिलकर 3 मेन डायमेंशंस को फॉर्म करते हैं: डोमेस्टिक गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस और प्लैनेटरी गवर्नेंस। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से ये पक्का होता है कि किसी भी देश का इवैल्यूएशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बैलेंस तरीके से हो। इस इंपॉर्टेंट इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन WIF ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU और IIM मुंबई जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर डेवलप किया है। तो चलिए अब उस नए लीडर बोर्ड पर चलते हैं जो RNI ने तैयार किया है। देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस नए पैमाने पर कौन से देश दुनिया को लीड कर रहे हैं। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, सिंगापुर पहले नंबर पर है। उसके बाद हैं स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉप 10 में यूरोपियन देशों का दबदबा है और ये उनके स्ट्रॉन्ग सोशल वेलफेयर और एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क्स को दिखाता है। और अब आते हैं इंडिया पर। इस ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया को 16th रैंक मिला है। ये एक बहुत ही इंप्रेसिव रैंकिंग है, खासकर जब हम देखते हैं कि हम USA, चाइना और रशिया जैसे देशों से कहीं आगे हैं। तो इंडिया की इतनी अच्छी रैंकिंग क्यों है? रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी में, सोशल एक्विटी प्रोग्राम्स में और पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। साथ ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स ने भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन सिर्फ कुछ देशों की रैंकिंग से बढ़कर इस इंडेक्स का सो व्हाट फैक्टर क्या है? ये आखिर इतना मैटर क्यों करता है? आइए अब इसकी बिगर पिक्चर को समझते हैं। जहां ट्रेडिशनल इंडेक्सेस सिर्फ इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर पर अटके हुए हैं, वहीं RNI एथिकल गवर्नेंस और ग्लोबल गुड को प्रायोरिटी देता है।
अब गोल ग्रेट पावर बनना नहीं, बल्कि एक गुड पावर बनना है। और ये सोच हमारे वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन से भी जुड़ती है। ये आरएनआई इंडिया की एक नॉन एंटरप्रेन्योर के तौर पर उभरती हुई भूमिका का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। A non-entrepreneur is a nation that actively reshapes the intellectual and ethical architecture of the world order. यानी एक ऐसा देश जो दुनिया के सोचने के तरीके को एक नया आकार दे। ये इंडेक्स बिल्कुल वही काम कर रहा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। ये इंडेक्स इनफैक्ट सरकारों के लिए एक पॉलिसी टूल की तरह काम करता है। वो इसका इस्तेमाल करके अपने गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी में जो गैप्स हैं उनको पहचान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है। 21st सेंचुरी में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक ग्रेट पावर बनना या एक गुड पावर बनना? शायद ये इंडेक्स हमें बता रहा है कि अब वक्त आ गया है जब इन दोनों को अलग अलग देखना बंद कर देना चाहिए। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.